प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ न जानू कवि बना का पठन करेंगे और प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे। यह पाठ एक नाटक है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ अभिनय कर सकते हैं। इसका पात्र का निर्णय आप स्वयं कर लें कि कौन से पात्र का अभिनय आपके कौन सा मित्र करेगा। अगर कक्षा में आप होते तो हम इसका अभिनय कर सकते थे। अभी मैं इसका सिर्फ पठन करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तर ढूंढेंगे। आप भी इसका पठन करें, अपने मित्रों के साथ अभिनय करें। न जानू कवि बना। बच्चों के खेलने का एक मैदान। तो स्टेज पर अगर हम इसे करेंगे तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी खेलने के मैदान की तरह। एक कोने में न जानू जो एक पात्र है उदास बैठा है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। उनमें से एक कहता है, मोटू, छोटू, जल्दबाज ये सब क्या है? पात्र हैं। उनके मित्र हैं न जानू के। मोटू कहता है, अरे न जानू, वहाँ क्यों बैठे हो? छोटू, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? न जानू, नहीं। सुस्तराम, आँख मिचौनी। न जानू, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। सारे बच्चे खेलने लगते हैं। न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। गुलदस्ता वहाँ आता है। गुलदस्ता भी एक पात्र है। गुलदस्ता, न जानू, ओ न जानू, वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? न जानू, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। गुलदस्ता, अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? न जानू, हाँ लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। गुलदस्ता, क्यों क्यों? न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। गुलदस्ता, अच्छा तो यह बात है। न जानू, गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? गुलदस्ता, सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। न जानू, हाँ है क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। गुलदस्ता, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी, तुम जानते हो तुक क्या होती है? न जानू, तुक? नहीं मैं तो नहीं जानता। गुलदस्ता, तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, समझे? न जानू, हाँ समझ गया। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। न जानू, झाड़ी। गुलदस्ता, यह कैसी तुक है? छड़ी, झाड़ी, इन शब्दों से तुक नहीं बनती। न जानू, वाह क्यों नहीं बनती, इनका काम तो एक ही तरह से होता है। गुलदस्ता, मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, यह ज़रूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, छड़ी, घड़ी, भट्टी, खट्टी, हिसाब, किताब। अच्छा अब सूंटा शब्द की तुक बताओ। न जानू, ठूंठा। गुलदस्ता, ठूंठा? ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। न जानू, अच्छा तो उल ठूंठा। गुलदस्ता, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो। न जानू, और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? गुलदस्ता, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। न जानू, तो तुम खुद ही सोटा की तुक बताओ। गुलदस्ता काफ़ी देर तक सोचता रहा, सिर खुजाता है। गुलदस्ता, झूठा, कोटा, खोटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया है, इसकी कोई तुक है ही नहीं। न जानू, देखा खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता, अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा, इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। न जानू, इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता, बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट ना जाना। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे बैठकर घास पर विश्राम करते हैं। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। न जानू, अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्तराम, अच्छा? मोटू, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? न जानू, ज़रा सुनाओ तो। न जानू, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर,
जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। जानू, झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? न जानू, अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। जानू, यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? न जानू, और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है? जो सच है वो तो है ही। मोटू, ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? न जानू, लो जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी। जल्दबाज, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, ना जिंदा ना पकी हुई। न जानो, ओफ, तो मैं सच थोड़ी ही कह रहा हूँ, ये तो कविता है। जल्दबाज, बड़ी अच्छी कविता है। न जानो, अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। सब दिखाओ। सुस्त राम, झूठ, सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। न जानो, तुम लोग कविता के बारे में कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। मोटू, अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बघार रहा है, हम चुपचाप सुनते रहें। छोटू, बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। न जानो, अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानो को मारने दौड़ते हैं। न जानो, रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। सुस्तराम, तो लगाओ उठक बैठक। न जानो उठक बैठक लगाने लगता है। जल्दबाज, बोलो मैं। न जानो, मैं। छोटू, अब कभी। न जानो, अब कभी। मोटू, कविता। न जानो, कविता। सब, नहीं पढ़ूंगा। न जानो, नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चे, वैसे न जानो तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानो आश्चर्य से, हैं, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? सभी बच्चे, हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? न जानो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी पड़ेगी। सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। इस तरह से यह एक मज़ेदार नाटक था। निकोलाई नोसोव, कविता सुरेश, रूपांतरण रूप इनका है, उनके द्वारा लिखी गई। तो इसमें बच्चे किस तरह से न जानो का मजाक उड़ाते हैं, फिर उसकी प्रतिभा को भी मानते हैं। फिर हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, न जानो क्या चाहता था, क्या उसकी इच्छा पूरी हुई? तो इसके उत्तर के रूप में हम क्या कहेंगे? न जानो बड़ा कलाकार बनना चाहता था, उसकी यह इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर वह अपने दोस्तों पर कविताएं रचना सीख गया। दूसरा प्रश्न, गुलदस्ता न जानो को कविता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था? गुलदस्ता न जानो को कविता सिखाने से पहले यह परखना चाहता था कि उसके अंदर कविता रचने की प्रतिभा है या नहीं, वह शब्दों के तुक बना पाता है या नहीं। गुलदस्ता को अंततः क्यों स्वीकार करना पड़ा कि न जानो में कविता लेखन की प्रतिभा है? क्यों उसने मान लिया कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर प्रतिभा है? न जानो को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि गुलदस्ता को अंततः स्वीकार करना पड़ा कि न जानो में कविता लेखन की प्रतिभा है, क्योंकि जिन शब्दों के तुक उसने तुक बनाने के लिए न जानो को दिए थे, उस शब्द के तुक वह स्वयं भी नहीं बना पा रहा था। ऊपर से न जानो उससे तर्क करने लगा था। उसके तर्कों से परेशान होकर गुलदस्ता ने स्वीकार कर लिया था कि न जानो में कविता लेखन की प्रतिभा है। जब न जानो ने जानो और सुस्तराम पर कविता सुनाई तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि तुम झूठ भगार रहे हो और हमारे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो, यह भी कोई कविता है? नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे थे, ये तुम्हें लिखने हैं। सबसे पहला कथन, इसे तुम आराम से कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क है। आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे, ये किसने और किससे कहा था, ये तुम पाठ में से देखकर जान जाओगे, इसे लिख लोगे। पाठ के आधार पर कुछ कथन दिए गए, उनके सामने हाँ अथवा नहीं लिखना है, इसे भी तुम होमवर्क करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे बुक में करोगे। बातचीत, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, इसे सारे प्रश्नों का तुम बोलकर इनके उत्तर दोगे। आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है ये आप बताओगे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, ये भी तुम बताओगे। क्या कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है? प्रतिभा का होना आवश्यक है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर तुम दोगे। अनुमान और कल्पना, यदि न जानो के मित्र उसके ना खेलने पर नाराज़ हो जाते तो क्या होता?
नाराज़ हो जाते तो उनके झगड़े शुरू हो जाते, तो उसको ज़बरदस्ती बोलते खेलने के लिए। तो इस तरह से तुम्हें कल्पनाएँ करनी है। न जानो की जगह अगर आप होते तो आप कैसी कविताएँ बनाते, आप कैसी कैसी कविताएँ बना सकते थे, आप खुद से कविता बना सकते हैं। 4 व्यक्तिवाचक और 4 जातिवाचक संज्ञा तुम्हें लिखने हैं। जैसे यहाँ पे न जानो, सुस्तराम, जल्दबाज, गुलदस्ता, ये लोग क्या थे, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक नदी, पहाड़, वो सब, और भी जो मैदान, खेल का मैदान है, वो सब तुम यहाँ लिखोगे। 6 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं जो संज्ञा के स्थान पर आए हैं। बहुत सारे शब्द तुम्हें मिलेंगे, इन सब के उत्तर तुम्हें PDF में मिल जाएंगे। जीवन मूल्य, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे, मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। जीवन में कुछ बनने के लिए उस विषय को सीखना क्यों ज़रूरी है, ये तुमसे पूछा गया है। जीवन में कुछ अगर तुम बनना चाहते हो, किसी विषय में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, उस पर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तुम महारत हासिल करना चाहते हो, अगर तुम उसे बहुत अच्छे से नहीं सीखोगे तो तुम वो नहीं बन सकते हो, तुम्हारे काम की कोई कदर नहीं होगी। तुम मान लो कुछ बन भी गए, मान लो तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो और तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, उस विषय को ठीक से नहीं जाना, तो क्या तुम एक अच्छे इंजीनियर बन पाओगे? नहीं। लोग जब तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारे से सवाल पूछेंगे, नौकरी के लिए जाओगे और उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम तो इस विषय में जानते ही नहीं, तो कोई तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहेगा। अगर तुम खुद से कोई काम करना चाहते हो तो तुम वो भी नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम जानते ही नहीं उसे करना कैसे है। तो किसी भी विषय को कुछ बनने के लिए उस विषय को बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। हम सीखेंगे तभी उसे हम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे हम उससे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए किन गुणों को अपनाना चाहिए? अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए कि मैं इस काम को करूँगा। मेहनत का गुण होना चाहिए, उस पर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें काम को समय पर करना भी सीखना पड़ेगा। काम को कल पर टालोगे तो कभी किसी काम को अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। अगला प्रश्न है, इसे तुम ज़रूर करोगे। बाल पत्रिकाओं और समाचार, जो बच्चों के लिए पत्रिकाएं आती हैं, बुक्स आते हैं, मंथली आते हैं, मतलब एक महीने में आते हैं या एक सप्ताह में आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पत्रिकाएं, मतलब बुक्स तुम्हें मिलेंगे पतली वाले। समाचार पत्र भी मिलेंगे। बाल कविताओं का संकलन करना है और स्क्रैप बुक में लगाना है। उनमें से जो बच्चों के लिए कविताएं हैं उनको काट लोगे और स्क्रैप बुक में उनको चिपकाओगे, ये तुम ज़रूर करोगे। न जानो कवि बना को विद्यालय के रंगमंच पर अभिनीत करना है। कभी अगर तुम्हें ऐसा अवसर मिला तो तुम इसका अभिनय भी करोगे। तो इस तरह से ज्ञान सागर के प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए। अब हम चलते हैं अभ्यास सागर के प्रश्नों की ओर। ये हैं अभ्यास सागर के प्रश्न। इसमें ये जो अभ्यास आधारित हैं विराम चिन्हों पर। विराम चिन्ह के विषय में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। अब हम आगे देखेंगे कौन कौन से विराम चिन्ह के बारे में हम इस अभ्यास पुस्तक में पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में जानने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पे तुम देख रहे हो पाठ में से ही कुछ जो संवाद हैं यहाँ लिखे हुए हैं। मोटू, छोटू, न जानू, जल्दबाज, इन लोगों ने क्या क्या कहे थे उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत किस बात पे है? तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं, तो उन्हें तुम्हें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तुम यहाँ देखोगे विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। यहाँ देखो, इसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। यहाँ पे किसी की बोली हुई बात को यहाँ इस तरह से चिन्ह डालते हैं और जब अंत होता है तो इस तरह से चिन्ह डालते हैं, तो ये उद्धरण चिन्ह है। अगला चिन्ह हम देखेंगे, अगला चिन्ह है पूर्ण विराम। जब वाक्य समाप्त होता है तो हम पूर्ण विराम डालते हैं। दूसरा चिन्ह है, हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से चिन्ह हो गए? पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे तुम देखो थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम, इसे कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम से आधे समय के लिए यहाँ पे रुकते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वाक्य जो हम लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए
और जो हम बोल रहे हैं वे सुनने वाले को ठीक से समझ में आ जाए। अगर तुम लगातार बोलते जाओगे, लिखते जाओगे तो ठीक से ये ग्राह्य नहीं होता, सुनने वाले पढ़ने वाले को ठीक से समझ में नहीं आएगा और उनमें जो भावनाएं आनी चाहिए, जो भाव आने चाहिए वे भी नहीं आते। तो शब्दों का संगठन अच्छे से हो सके, सुनने में पढ़ने में अच्छे लगे, इसलिए हम लोग बीच बीच में रुकते हैं और रुकने के स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं को जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम यहाँ और भी जानेंगे। अगला जो विराम चिन्ह है, यहाँ पे तुम देखोगे बीच में जो युग्म शब्द आते हैं, जोड़े वाले शब्द आते हैं, उनके बीच में हम आँख बिचौनी में जिस तरह से बीच में चिन्ह लगाया हुआ इस तरह का, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो उन सारे चिन्हों को तुम्हें यहाँ पे लिखना है, जो जो चिन्ह ऊपर में आए हैं उन्हें, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे पूर्ण विराम, फिर यहाँ पे अल्प विराम, फिर यहाँ पे उद्धरण चिन्ह, इस तरह से उद्धरण चिन्ह आते हैं, योजक चिन्ह। तो इनको तुम यहाँ पे लिखोगे। अगला जो प्रश्न है तुम्हें बताना है ये क्या है। पहला है पूर्ण विराम, यहाँ पे इसे हम लिखेंगे। योजक चिन्ह दूसरे नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह ये तीसरा नंबर है, उद्धरण चिन्ह ये चौथा नंबर, फिर है अल्प विराम पाँचवा नंबर, विस्मयादि बोधक, आश्चर्यजनक बातें हम कहते हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम जाते हैं। पूर्ण विराम और प्रश्नसूचक चिन्ह का उचित प्रयोग करना है। मोहन विद्यालय जा रहा था, इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, इसमें भी पूर्ण विराम। आप कहाँ रहते हैं, प्रश्नसूचक। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। ये खिलौने किसके लिए हैं, प्रश्नसूचक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे हम। पिकनिक पर कौन जाएगा, यहाँ भी प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। इसे आप कर लेंगे, पीडीएफ में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे बगीचे में आम, इसके बाद देखो अल्प विराम है, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं, तो पूर्ण विराम लगाएंगे। अरे तुम यहाँ कैसे, यहाँ पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहाँ प्रश्नसूचक। हे ईश्वर कृपा करो, यहाँ भी हम लोग यहाँ पे विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। वाह खीर तो बहुत अच्छी बनी है, यहाँ भी हम विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम का प्रयोग करें। तो ये सारे आंसर तुम्हें पीडीएफ में मिलेंगे, आप सब उनको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक और अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह सभी तुम्हें लगाने हैं। दादाजी ने कहा मोहन अंदर आ जाओ, दादाजी ने कहा, उसके बाद हम यहाँ कॉमा लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह के बाद पूर्ण विराम। ये सब आप पीडीएफ में देखेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। पूर्ण विराम, तो क्या लिखोगे तुम, वह एक बड़े शहर में रहता है, पूर्ण विराम। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, पूर्ण विराम। प्रश्नसूचक, तुम्हारा घर कहाँ है, हिमालय किस दिशा में है। तो इस तरह से प्रश्न पूछते हुए हम प्रश्नसूचक लगाएंगे। विस्मयादि बोधक, वाह यह जगह तो बड़ी सुंदर है। तो ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, मेरे घर में आम, अमरूद और जामुन के पेड़ हैं, तो वहाँ पे हम अल्प विराम लगाएंगे। योजक चिन्ह, अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेदभाव मिट जाना चाहिए, तो अमीर गरीब के बीच में, छोटे बड़े के बीच में हम योजक चिन्ह लगाएंगे। विपरीत शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। सुबह, शाम, मानव, दानव, नफरत, प्यार, चतुर, मूर्ख, आलस्य, स्फूर्ति, उचित, अनुचित। तुम्हें इन्हें छाट कर लिखना है। माता, माँ, प्रयत्न, कोशिश, इंतज़ाम, प्रबंध, कार्य, काम, प्रसिद्ध, विख्यात, व्यवहार, आचरण। तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। आगे हम देखेंगे 9वें नंबर पे विशेषण छांटकर वाक्यों को पूरा करना है। रूपा की आवाज़ मधुर है, मधुकर बहुत साहसी है, या मधुकर बहुत आलसी है।
क्योंकि साहसी व्यक्ति जीवन में सब, यहाँ पे तुम लिखोगे मधुकर, वह तो बचपन से ही, यहाँ पे तुम कमज़ोर भी लिख सकते हो, बचपन से ही साहसी भी लिख सकते हो। मधुकर बहुत कमज़ोर है, यहाँ पे तुम कमज़ोर लिखो। साहसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकते, वह तो बचपन से ही साहसी है। यहाँ भी तुम्हें सर्वनाम से वाक्यों को पूरा करना है। श्याम को मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूंगा। मास्टर जी आप आज मैं भी, यहाँ पे मैं लिखेंगे। मुझे माफ़ कर देना मधुकर भाई, यहाँ पे आप इसका पहले नंबर पे श्याम को मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूंगा। तीसरे नंबर पर आप मुझे लिखेंगे। उन्हें पैसों की ज़रूरत है, वे नाटक कर रहे थे। तो इस तरह से हम सर्वनाम शब्दों को लिखेंगे। अगला है अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करना है। जैसे भयंकर में हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, प्रारंभ में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, संज्ञा में अनुस्वार लगाएंगे, पर मांगना में हम क्या लगाएंगे, अनुनासिक। इस तरह से हम इन्हें पूरा कर देंगे। आओ लिखें। तुम्हें सूचना लिखनी है, सूचना लेखन ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, तुम्हें अलग से भी सूचना लेखन करना मैं बता दूंगी कि किस तरह से हम करते हैं, उदाहरण द्वारा मैं समझाऊंगी। यहाँ पे हम सूचना लेखन करेंगे। तो सूचना लेखन किस तरह से करते हैं, तुम्हें करना क्या है, न जानो कवि बना शीर्षक नाटक का तुम्हारे विद्यालय में मंचन होना है, मतलब उसका ड्रामेटाइज करेंगे हम लोग स्टेज पर। तो इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को तुम्हें देनी है। कौन कौन इसमें भाग लेना चाहता है, किस दिन होगा, ये सारी सूचनाएं तुम दोगे। तुम कौन हो, हिंदी साहित्य समिति के सचिव हो, ये तुम्हें मान लेना है। तो तुम्हें सबको इसके बारे में एक सूचना, नोटिस राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, देनी है। तो पहले तुम विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय क्या है, न जानू कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन। सभी विद्यार्थियों को, अब हम शुरू करेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि न जानू कवि बना नाटक का मंचन विद्यालय में किया जाएगा। इससे संबंधित सूचनाएं नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, दिनांक लिखोगे, किस दिन यह होना है, समय लिखोगे। फिर नीचे क्या लिखोगे, इच्छुक विद्यार्थी, जो विद्यार्थी इस नाटक में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम मुझे लाकर दें या अधोहस्ताक्षरित को दें। अधोहस्ताक्षरित किसे कहते हैं, जिनके नीचे में हस्ताक्षर होते हैं। तो तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे पास ला कर देंगे, और नीचे तुम क्या लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, हिंदी साहित्य समिति सचिव, इस तरह से तुम नीचे लिखोगे। तो ये सब मैंने PDF में लिख दिया है, तुम उन्हें यहाँ बुक पर लिखोगे। तो आज के हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। हम अगले दिन अगले पाठ को पढ़ेंगे। तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में, बुक में लिख लेंगे, और आप करेक्शन के लिए मेरे पास ज़रूर भेजें। अपने बुक की फ़ोटो लेकर, कॉपी की फ़ोटो लेकर आप उन्हें मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। तो इसका पठन भी करेंगे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, लिखेंगे, उन्हें बार बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।